आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 आज हम करने वाले हैं। और आपको पता है कि धौलागढ़ माता सीरीज है नवोदय सिस्टम के सारे टॉपिक को कवर कर रही है। अभी हाल ही में हम कर रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन एनबीएस, मतलब कि क्वार्टर अलॉटमेंट के क्या रूल है उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन जेएनबीज आरओ हेडक्वार्टर, इसके साथ में अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। साथ में आज के डिस्कशन में हम करेंगे M&R वर्क्स इन स्टाफ रेजिडेंसेज इन जेएनबीज, लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर रेजिडेंसेज और डबल क्वार्टर अलॉटमेंट इन जेएनबीज। ये सब टॉपिक है वो आज के डिस्कशन में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपके सिलेबस में नवोदय सिस्टम है वो रखा गया है, तो नवोदय सिस्टम को कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में। आप धौलागढ़ माता सीरीज के सारे क्वेश्चंस को देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 821 who is personally liable for the license fee and any damage to the residence and its utilizes। आवास के लाइसेंस शुल्क और उसकी उपयोगिताओं को किसी भी क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन उत्तरदायी है? द परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द एनवीएस, द नवोदय विद्यालय समिति, द एम्प्लॉई टू हुम ए रेजिडेंस इज अलॉटेड, द श्योरिटी एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड। आवास के लाइसेंस शुल्क और उसकी उपयोगिताओं को किसी भी क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन उत्तरदायी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द एम्प्लॉई टू हुम ए रेजिडेंस इज अलॉटेड। जिस भी कर्मचारी को क्वार्टर अलॉट किया गया था वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लाइसेंस फी के लिए। साथ में किसी भी प्रकार की क्षति या उसकी उपयोगिता में हानि होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्प्लॉई होगा, अलॉटी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 822। अंडर व्हाट कंडीशंस अकोमोडेशन कैन बी अलॉटेड टू ए नॉन परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ एनवीएस। एनवीएस के एक गैर स्थायी कर्मचारी को किन शर्तों के तहत आवास आवंटित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाय ए रिटन अंडरटेकिंग दैट अकोमोडेशन विल बी वेकेटेड व्हेन एन एलिजिबल एम्प्लॉई जॉइंस, पे फॉर द अकोमोडेशन विदाउट वेकेटिंग इट, reside in the accommodation permanently, refuse to execute any surety bond। एनवीएस के एक गैर स्थायी कर्मचारी को किन शर्तों के तहत आवास आवंटित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बाय ए रिटन अंडरटेकिंग दैट अकोमोडेशन विल बी वेकेटेड व्हेन एन एलिजिबल एम्प्लॉय जॉइंस। बहुत बड़ी बात बता दी गई है। ये अंडरटेकिंग ली जाएगी कि जब भी कोई एलिजिबल एम्प्लॉई आ जाएगा तो वो खाली कर दिया जाएगा, क्वार्टर है वो खाली कर दिया जाएगा, रेजिडेंस खाली कर दिया जाएगा। इस प्रकार की लिखित घोषणा है वो ले लेनी होगी कि जब भी एलिजिबल कैंडिडेट आ जाएगा यानी कि एम्प्लॉई आ जाएगा तो उसको वो वेकेट कर देगा, खाली कर देगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 823। What is the employee required to do if the surety ceases to be in the service of the NVS or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिए। यदि जमानतकर्ता एनवीएस की सेवा में रहना बंद कर देता है या दिवालिया हो जाता है या अपनी गारंटी वापस ले लेता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध होना बंद कर देता है तो कर्मचारी को क्या करना होगा? विशेष परिस्थितियों में श्योरिटी दी जाती है क्वार्टर अलॉटमेंट से पहले, तो वो श्योरिटी या गारंटी है वो बंद हो जाती है, यानी कि जो श्योरिटी देने वाला है वो एनवीएस की सेवा में नहीं रहता है तो उसकी श्योरिटी नहीं लगेगी, या वो दिवालिया हो जाता है या अपनी गारंटी वापस ले लेता है, जो भी उसने गारंटी दी थी वो वापस ले लेता है, या किसी अन्य कारण से श्योरिटी देना बंद कर देता है, तो श्योरिटी के आधार पर, गारंटी के आधार पर जिसको क्वार्टर अलॉट किया गया था उसको क्या करना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द रेजिडेंस अलोकेशन विल रिमेन इफेक्टिव विदाउट चेंजेस, द एम्प्लॉई शैल फर्निश ए बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय अनदर श्योरिटी विद इन 30 days, द रेजिडेंस विल बी रीअलोकेटेड इमीडिएटली, द एम्प्लॉई विल बी लाइबल फॉर एनी फर्दर डैमेज टू द रेजिडेंस। यदि जमानतकर्ता एनवीएस की सेवा में रहना बंद कर देता है, मतलब कि उसकी एनवीएस की सेवाएं खत्म हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है या अपनी गारंटी वापस ले लेता है या किसी अन्य कारण से जमानत के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देता है, तो कर्मचारी को क्या करना होगा? द एम्प्लॉई शैल फर्निश ए बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय अनदर श्योरिटी विद इन 30 days। बहुत बड़ी बात बता दी गई है कि उसको एक बॉन्ड देना होगा, 30 दिनों के अंदर दूसरी श्योरिटी जमानत है वो देनी होगी।
30 दिनों के अंदर देनी होगी। 30 दिन वाला समय आ गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो तो जरूर पूछे जाते हैं। दूसरी उसको श्योरिटी है वो जमा करनी होगी, क्योंकि पहले वाले ने जो भी श्योरिटी दे करके क्वार्टर लिया था वो बंद हो गई है। अगला सवाल देख लेते हैं 824। When will the allotment of the residence be deemed to have been cancelled for the employee? कर्मचारी का आवास आवंटन कब निरस्त माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर 6 months of the retirement of the surety, when another employee obtains a similar accommodation upon resignation from the Navodaya Vidyalaya Samiti, if he fails to furnish a bond executed by another surety within 30 days, when will the allotment of the residence be deemed to have been cancelled for the employee? मतलब कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जमानत करता है वो अपनी जमानत के लिए उपलब्ध नहीं होता है, या जमानत उसकी वैलिड नहीं रहती है, या वो दिवालिया हो जाता है, या अपनी गारंटी को वापस ले लेता है, तो उसको 30 दिनों के अंदर बॉन्ड भर करके और श्योरिटी देनी होगी। उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, कर्मचारी का आवास आवंटन कब निरस्त माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। If he fails to furnish a bond executed by another surety within 30 days, मतलब कि वो इस प्रकार का बॉन्ड देने में असफल रहता है, तो उसका क्वार्टर है वो निरस्त माना जाएगा। उसकी पहली वाली जमानत है वो तो लागू नहीं हो रही है, खत्म हो गई है, और दूसरी वो दे नहीं पाया है, तो उसका क्वार्टर है क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 825। Who will be liable for any damage to the furniture, फिक्सचर्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द रेजिडेंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। निवास में प्रदान किए गए फर्नीचर, फिक्सचर या सेवाओं को किसी भी क्षति के लिए कौन उत्तरदायी होगा? द गारंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज। निवास में प्रदान किए गए फर्नीचर हैं या फिक्सचर हैं या किसी भी प्रकार की सेवा है, उनकी क्षति हो जाती है तो कौन उत्तरदायी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, फर्नीचर का, फिक्सचर का, लाइट पानी के फिक्सचर्स में कोई नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, या सेवाओं में कोई क्षति होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिसको भी क्वार्टर अलॉट किया गया है, यानी कि एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वो सब चीजें हैं वो मेंटेन करनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर एक यूनिक सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में एनवीएस सिस्टम के सारे टॉपिक हैं वो कवर किए जाएंगे, और ये टॉपिक है आपकी परीक्षाओं में रखे गए हैं, इसलिए एनवीएस स्कीम पर क्वेश्चंस हैं वो बनने ही बनने वाले हैं। और एनवीएस स्कीम को कवर कर रहे हैं धौलागढ़ माता सीरीज। अभी हम कर रहे हैं एनवीएस स्कीम में अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बता दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की यूनिक सीरीज दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाली है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 826। फॉर व्हाट विल द एम्प्लॉय हु हैज बीन अलॉटेड अकोमोडेशन बी पर्सनली लाइबल? जिस कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया है वह व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगा? एनी डैमेज बियॉन्ड नॉर्मल वियर एंड टियर, डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल वियर एंड टियर, डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटी, डैमेज कॉज्ड बियॉन्ड ह्यूमन हैंड्स। जिस कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया है वह व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एनी डैमेज बियॉन्ड नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कि सामान्य जो टूट फूट होती है उससे अधिक अगर डैमेज होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कर्मचारी अलॉटी जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 827। What is necessary if a non-permanent employee of the NVS fails to vacate the accommodation? यदि नवोदय विद्यालय समिति का कोई अस्थायी कर्मचारी आवास खाली करने में विफल रहता है तो क्या आवश्यक है? एग्जीक्यूशन ऑफ ए श्योरिटी बॉन्ड विद ए श्योरिटी ऑफ इक्वल और हायर स्टेटस फॉर ड्यू पेमेंट, इमीडिएट एविकेशन फ्रॉम द अकोमोडेशन, चैलेंजिंग द अलॉटमेंट डिसीजन इन द कोर्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग द लाइसेंस फी। नवोदय विद्यालय समिति का कोई अस्थायी कर्मचारी है और वो आवास खाली करने के लिए उसको बोला गया था परंतु वो खाली नहीं कर रहा है या विफल रहता है,
तो क्या जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिक्योरिटी बॉन्ड विद ए श्योरिटी ऑफ इक्वल और हायर स्टेटस फॉर ड्यू पेमेंट, मतलब कि जितना पेमेंट है उससे अधिक श्योरिटी बॉन्ड उसको लेना होगा, समान हो सकता है या उससे हायर स्टेटस का श्योरिटी बॉन्ड लेना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 828। हु शुड एग्जीक्यूट द सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर ड्यू पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी एंड अदर चार्जेज, लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों के उचित भुगतान के लिए सुरक्षा बॉन्ड का निष्पादन किसे करना चाहिए? एन एक्सटर्नल गारंटर विद नो एफिलिएशन टू द एनवीएस, द नॉन परमानेंट एम्प्लॉई, द अलॉटिंग अथॉरिटी, द श्योरिटी हु शैल बी ए परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द एनवीएस ऑफ इक्वल और हायर स्टेटस। यानी कि सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा किसके लिए? लाइसेंस फी और दूसरे चार्जेज के लिए। तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड कौन दे सकता है? श्योरिटी बॉन्ड कौन दे सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द श्योरिटी हु शैल बी ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द एनवीएस ऑफ इक्वल और हायर स्टेटस। श्योरिटी किससे ली जाएगी? परमानेंट एम्प्लॉय या तो इक्वल या हायर स्टेटस का होगा एनवीएस का एम्प्लॉय, उससे श्योरिटी है वो जमा की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 829। When will a temporary employee get relief from giving an affidavit regarding vacating the residence? किसी अस्थायी कर्मचारी को आवास खाली करने के संबंध में शपथ पत्र देने से कब राहत मिलेगी? अपॉन अप्रूवल फ्रॉम द अलॉटिंग अथॉरिटी, ओनली आफ्टर सर्विंग फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन एट समिति, व्हेन ही बिकम्स एन एम्प्लॉई ऑफ एनवीएस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द श्योरिटी सर्विस पीरियड। किसी अस्थायी कर्मचारी को आवास खाली करने के संबंध में शपथ पत्र देने से कब राहत मिल सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। व्हेन ही बिकम्स एन एम्प्लॉई ऑफ एनवीएस, मतलब कि वो रेगुलर एम्प्लॉई बन जाता है तो कोई शपथ पत्र देने की उसको आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉई हो गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर को एलिमिनेशन मेथड से हमें करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा है? सी बैठ रहा है। बाकी अपॉन अप्रूवल फ्रॉम द अलॉटिंग अथॉरिटी, ये अप्रूवल नहीं दिया जा सकता है कि शपथ पत्र दो मत दो, ये नहीं हो सकता है। ओनली आफ्टर सर्विंग फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन एट समिति, यानी कि अस्थायी कर्मचारी कुछ समय तक समिति में कार्य करेगा तो उसको शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। अस्थायी तो अस्थायी रहेगा, कितने भी समय कार्य करेगा। या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द श्योरिटी सर्विस पीरियड, श्योरिटी सर्विस पीरियड तक वो कार्य करेगा तो श्योरिटी सर्विस पीरियड को पूरा करने पर शपथ पत्र देने की राहत होगी। तो ये सब कंडीशंस हैं वो लागू नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती हैं। यहाँ सबसे सटीक आंसर क्या बन जाता है? अगर वो एनवीएस का परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है तो कोई भी शपथ पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगला सवाल देख लेते 830। व्हाट हैपन्स इफ द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंस इज डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड फॉर द एम्प्लॉय? यदि कर्मचारी के लिए आवास का आवंटन रद्द माना जाता है तो क्या होगा? द एम्प्लॉई रिमेन्स इन द रेजिडेंस विदाउट चेंजेस, द रेजिडेंस अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनेट आउट हाउसेज हैव बीन वेकेटेड एंड फुल वैकेंट पोजीशन इज रिस्टोर्ड टू द अलॉटिंग अथॉरिटी, द एम्प्लॉई इज कंपनसेटेड विद एन अल्टरनेटिव रेजिडेंस, द एम्प्लॉई इज गिवन एन एक्सटेंशन टू वेकेट द रेजिडेंस। यदि कर्मचारी के लिए आवास का आवंटन रद्द माना जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द रेजिडेंस अलोंग विद द अपॉर्चुनेट आउट हाउसेज हैव बीन वेकेटेड एंड फुल वैकेंट पोजीशन इज रिस्टोर्ड टू द अलॉटिंग अथॉरिटी, मतलब कि उसको रेजिडेंस खाली करना होगा। उसके बाहर कोई टपरी बनी हुई है, कोई लॉबी बनी हुई है, पूरा रेजिडेंस है, पूरा क्वार्टर है, उसको खाली करना होगा। कंप्लीट खाली क्वार्टर है, किसके पास में आ जाएगा? अलॉटिंग अथॉरिटी के पास में आ जाएगा। क्वार्टर का अलॉटमेंट रद्द हो गया है तो पूरा क्वार्टर है वो उसको हैंड ओवर करना होगा। उसका पोजीशन किसके पास में आ जाएगा? अलॉटिंग अथॉरिटी के पास में आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज का पार्ट 43 हम कर रहे हैं जिसमें अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं। अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 पर आधारित क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 831। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन मेंटेनिंग द अलॉटेड रेजिडेंस? आवंटित आवास के रखरखाव में एक कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी है?
अच्छे क्वेश्चंस है, लॉजिकल है, पूछे जा सकते हैं। मेंटेनिंग द रेजिडेंस एंड प्रीमिसेस इन ए क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, deface the glass panes, walls and floors, etc. Carry out commercial activities to improve the residence. Grow trees and plants according to personal preferences. आवंटित आवास के रख रखाव में एक कर्मचारी की क्या जिम्मेदारियां हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मेंटेन द रेजिडेंस एंड प्रीमिसेस इन क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, मतलब कि जो भी क्वार्टर मिला है या उसके आसपास का एरिया है वो क्लीन रखना होगा, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी होंगी, ये कर्मचारी की जिम्मेदारी हो जाएगी, अलोटी की जिम्मेदारी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 832। व्हाट एक्शन डज द एम्प्लॉय नीड टू टेक बिफोर कटिंग और रिमूविंग एनी ट्री और प्लांट इन द अलोटेड रेजिडेंस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वार्टर में रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये चीजें फेस करनी होंगी। अगर आपने अपने क्वार्टर के आसपास कोई पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उनको काटने के लिए, छांगने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आवंटित आवास में किसी पेड़ या पौधे को काटने या हटाने से पहले कर्मचारी को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है? ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द अलॉटिंग अथॉरिटी, कंसल्ट विद द लोकल अथॉरिटीज सच एज म्युनिसिपल बॉडीज, commence the tree or plant cutting removal process, seek approval from the neighbors। तो आवंटित आवास में किसी पेड़ या पौधे को काटने या हटाने से पहले कर्मचारी को क्या करना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आई होंगी। कोई पेड़ आप काटना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द अलॉटिंग अथॉरिटी, जो भी अलॉटिंग अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी होगी कि कोई पेड़ काटना है या हटाना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 833। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हु डू द ट्रीज और प्लांट्स बिलोंग टू इन द अलॉटेड रेजिडेंस? बिल्कुल ही इमरती क्वेश्चन है, छोटा सा है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, इमरती क्वेश्चन को गलत करके एग्जाम हाल से बाहर आते हैं तो देखने लायक कंडीशन बनती है। नियम अनुसार आवंटित आवास में पेड़ पौधे किसके हैं? द अलॉटिंग अथॉरिटी, द एम्प्लॉई, द लोकल अथॉरिटी सच एज स्टेट गवर्नमेंट, द विद्यालय। नियम अनुसार आवंटित आवास में जो भी पेड़ पौधे हैं वो किसके होंगे, उस पर किसकी हकदारी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द विद्यालय, स्कूल के हैं। अगर जेएनवी के अंदर क्वार्टर है और उसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो पेड़ पौधे किसके हो जाएंगे? विद्यालय के हो जाएंगे, जेएनवी के हो जाएंगे। अलॉटिंग अथॉरिटी है, उनकी केयर करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, परंतु ये पेड़ पौधे अलॉटिंग अथॉरिटी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, एम्प्लॉई के भी नहीं है, लोकल अथॉरिटीज के भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? जेएनवी की हो जाएगी। अगला सवाल देख लेते 834। What is strictly prohibited for an employee with regards to the allotted residences? आवंटित आवासों के संबंध में किसी कर्मचारी के लिए क्या सख्त वर्जित है? बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। Defacing the premises by keeping animals like horse, pig, etc. Storing inflammable articles within the residence. Modifying the residence structure without notification. Occupation of unauthorized person and subletting. ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आवंटित आवासों के संबंध में किसी कर्मचारी के लिए क्या सख्त वर्जित है, मतलब कि कौन सा कार्य प्रोहिबिटेड हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डिफेसिंग द प्रीमिसेस बाय कीपिंग एनिमल्स लाइक हॉर्स, पिग एटसेट्रा, यानी कि कोई जानवर या पशु पाल करके और डिफेस करना, उसको खराब करना, प्रीमिसेस को खराब करना, या स्टोरिंग इनफ्लामेबल आर्टिकल्स विद इन द रेजिडेंस, कोई इस प्रकार की ज्वलनशील वस्तु रख करे और रेजिडेंस में खतरा हो सकता है तो ये भी वर्जित किया गया है। या मॉडिफाइंग द रेजिडेंस स्ट्रक्चर विदाउट नोटिफिकेशन, आप अपनी सुविधाओं के अनुसार क्वार्टर की संरचना में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो ये भी वर्जित है। और साथ में ऑक्यूपेशन ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन एंड सबलेटिंग, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को रख रहे हैं या सबलेटिंग कर रहे हैं, उसको किराए पे दे रहे हैं, ये सभी कृत्य है वो वर्जित है, सख्त वर्जन किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। अगले सवाल देख लेते 835। व्हाट पेनल्टी और डैमेजेस विल बी एप्लीकेबल फॉर वायलेटिंग रूल्स रिगार्डिंग द अलॉटेड रेजिडेंसेस? आवंटित आवासों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर क्या जुर्माना या हर्जाना लागू होगा? कैंसिलेशन ऑफ रेजिडेंस अलॉटमेंट as mentioned under CGPRA rules for central government employees, strict prohibition of wastage disposal,
रिकवरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स। आवंटित आवासों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, क्या हर्जाना लगाया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एज मेंशनड अंडर CGPRA रूल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स है, उल्लंघन करने पर जो दंड दिया जा सकता है वही दंड अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 में भी दिया जाएगा। जो दंड CGPRA रूल्स में दिया जाता है वही लागू हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट करके भी बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 836। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम इन द अलॉटेड रेजिडेंसीज, आवंटित आवासों में अपशिष्ट निपटान व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? द अलॉटिंग अथॉरिटी, द लोकल अथॉरिटीज, द JNV, द एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स। तो आवंटित आवासों में अपशिष्ट निपटान व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? इस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो आती हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अपशिष्ट के निपटान के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द JNV। JNV की जिम्मेदारी हो जाएगी कि अपशिष्ट निपटान व्यवस्था है उसके अंदर हो, क्वार्टरों के अंदर हो, आवंटित आवासों के अंदर हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 837। व्हाट मस्ट ईच ऑक्यूपेंट ऑफ द रेजिडेंस पुट इन द डेजिग्नेटेड बिन्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है परंतु नॉलेज मंडली ने ठान लिया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आवासों के प्रत्येक निवासी को निर्दिष्ट स्थान पर क्या डालना चाहिए? वेस्टेजेस, गार्बेज एटसेट्रा, इलीगल आइटम्स ब्रॉट इन टू द रेजिडेंस, अनयूज्ड पर्सनल बिलोंगिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स। आवासों के प्रत्येक निवासी को निर्दिष्ट स्थान पर क्या डालना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वेस्टेजेज, गार्बेजेज। जो डेजिग्नेटेड बिन्स बने हुए हैं, डस्टबिन्स बने हुए हैं, वहां पर वेस्टेज डालना होगा, गार्बेज को डालना होगा। जो भी कूड़ा कचरा है वो निश्चित स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर डालना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर इधर उधर आपने फेंक दिया है तो ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। डेजिग्नेटेड बिन्स में आप वेस्टेज को डाल सकते हैं, गार्बेज को डाल सकते हैं, कूड़ा कचरा डाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है परंतु ये भी पूछ लिया जा सकता है और नॉलेज मंडली ने तो ये ठान ही रखा है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आसान से आसान भी आपको करवाया जाएगा, कठिन से कठिन भी करवाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 838। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर M&R वर्क इन द स्टाफ रेजिडेंस। स्टाफ आवास में M&R कार्य के लिए क्या रखना आवश्यक है? म्यूनिसिपल रिक्वायरमेंट फॉर्म, ऑप्शनल रजिस्ट्री, रिक्विजिट रजिस्टर, गवर्नमेंट अप्रूवल लॉग बुक। स्टाफ आवास में M&R कार्य के लिए कौन सी चीज को रखना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिक्विजिट रजिस्टर। यानी कि इसको मांग पत्र रजिस्टर बोलते हैं, जिसमें अगर M&R कार्य कुछ करना है तो रजिस्टर में एंट्री होगी। क्वार्टर में कोई टूट फूट होती है, कोई चीज की जरूरत होती है तो वो एंट्री कहाँ पर की जाएगी? रिक्विजिट रजिस्टर में की जाएगी। और उसके बाद में आगे की कार्रवाई है उसके लिए अथॉरिटीज है उस पर गौर करेंगी, M&R कार्य करवाया जाएगा। परंतु इसके लिए क्या होना जरूरी है? रिक्विजिट रजिस्टर होना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी बात है परंतु पूछी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 839। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू M&R वर्क इन द स्टाफ रेजिडेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आवश्यकता पड़ने पर स्टाफ आवास में M&R कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है? विद्यालय, RO, NLI, लोकल मेंटेनेंस पर्सनल, अलॉटिंग अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट। आवश्यकता पड़ने पर स्टाफ आवास में M&R कार्य के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्यालय, RO या NLI। जहां पर भी क्वार्टर हैं उनमें अगर M&R का कार्य होगा तो विद्यालय, RO और NLI है इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आवासों के लिए अगर M&R कार्य करवाना है, अगर JNB में तो विद्यालय जिम्मेदार होगा, अगर RO में क्वार्टर है तो RO जिम्मेदार होगा, NLI में क्वार्टर है तो NLI जिम्मेदार होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई नया तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं NVS सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 का अंतिम सवाल 840, जिसमें हम कर रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। व्हाट एक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द अलोकेटेड रेजिडेंसीज।
आवंटित आवासों के संबंध में कौन सा कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित है? कंडक्टिंग लार्ज पार्टीज इन द रेजिडेंस, throwing the dust, wastage, etc. at any place other than the designated, rearranging furniture frequently, neglecting the cleanliness of the premises। तो कौन सा कृत्य है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, वर्जित किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, थ्रोविंग द डस्ट वेस्टेज एट एनी प्लेस अदर देन द डेजिग्नेटेड। निर्दिष्ट स्थान है वहीं पर आपको डस्ट है, वेस्टेज है, कूड़ा कचरा है वो डालना है। अगर उन स्थान से अलग आपने इधर उधर कूड़ा कचरा बिखेरा, फैलाया तो ये पूर्णतः प्रतिबंधित है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, throwing the dust, wastages, etc. at any place other than the designated places। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 840 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चन हैं एनबीएस सिस्टम पर आधारित है। एनबीएस सिस्टम आपकी परीक्षाओं के लिए रखा गया है, तो ये सभी क्वेश्चन से आपको परीक्षाओं में मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 43 में आज हमने करे अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन एनबीएस पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।